हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर के मैराथन के साथ साथ पॉलिटी स्कोर बूस्टर सीरीज के साथ अपनी पॉलिटी की तैयारी भी आप लोग मजबूत कर रहे होंगे और हर रोज हम नए प्रश्न शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर नए टॉपिक से कुछ नया सिखा सकूं। और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम मैराथन में लेकर के आएंगे तो पूरे पॉलिटी का बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर अगर हमारा कमेंट देख रहे हो तो पंचायती राज करा दीजिए, मूल अधिकार का करा दीजिए, कोई न्यायपालिका कह रहा है। तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे मैराथन में ना, वहाँ हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पूरे पॉलिटी में ऐसा कोई सेगमेंट ही नहीं रहेगा कि जहाँ का प्रश्न आपको न मिले, सबका मिलेगा। लेकिन अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर सेगमेंट के ऐसे मुद्दे जहाँ से बच्चों को दिक्कत है उसको हम कवर करते चले। तो शुरुआती चरण में मैंने कुछ निकाय के क्वेश्चन शामिल किए, कल मैंने कुछ शासन प्रणाली के क्वेश्चन शामिल किए। आज उसी तरीके से कुछ और अलग क्वेश्चन मैं आपको शामिल करता हूं, उसके माध्यम से कुछ नई चीजें आपको सिखाता हूं। चलिए चलते हैं सीधा सेशन में। लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये सेशन पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement about the preamble of the Constitution of India is are correct? पहला है उद्देशिका स्वयं न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं दार्शनिक सवाल। हालांकि संविधान का दार्शनिक टॉपिक ही है प्रस्तावना, लेकिन उस दार्शनिक टॉपिक का ये दार्शनिक पक्ष है। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, क्या क्या डिमांड है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, पहला तो इसकी परिवर्तनीयता को लेकर आ गया कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसे है। पहला प्रश्न तो इस बात पर टिका है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है, विधिक स्वरूप कैसा है, यानी कि क्या यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या यह न्यायालय के द्वारा यह मूल अधिकार की तरह यह प्रवर्तनीय है? आंसर है नो, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना क्या है? अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। ये फोर्सिएबल नहीं बल्कि इनफोर्सिएबल है। ये फोर्सिएबल नहीं बल्कि यह इनफोर्सिएबल है। अपरिवर्तनीय होने से तात्पर्य क्या है सर? जो परिवर्तनीय होता है उसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है और प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, इसे कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उसको लागू कराने की गारंटी न्यायपालिका नहीं लेगा। मौलिक अधिकार में जो राइट आपको दिए गए हैं उसको लागू कराने की गारंटी न्यायपालिका लेता है, क्योंकि वह प्रवर्तनीय है, फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। लेकिन प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, इसे कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। जिसका अर्थ हुआ कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को न्यायालय लागू नहीं कराएगा। साथ ही साथ प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों से असंगत होने पर कोई संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून रद्द भी नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों के विरुद्ध संसद कानून बना सकती है? यस, बन सकता है। क्या मौलिक अधिकार के विरुद्ध संसद कानून बना सकती? कभी नहीं बना सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। अगर उसके विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। लेकिन प्रस्तावना जो है यह अपरिवर्तनीय है, इसे कोई न्यायिक संरक्षण नहीं प्राप्त है, न्यायालय इसे लागू कराने की गारंटी नहीं देता है, इसलिए प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को न्यायालय लागू नहीं कराएगा। यदि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों के विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है, ऐसे कानूनों को भी न्यायपालिका रद्द नहीं करेगा। इसलिए एक बार परीक्षा में सवाल भी आया, क्या प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ? ओवरराइड का मतलब यहां पर यह हुआ कि क्या संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि वह प्रस्तावना में लिखी गई बातों से अलग है या उससे असंगत है या उसके साथ टकराव कर रहे हैं? आंसर है नो, इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, एक बात और भी बताना चाहूंगा कि ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना न तो यह विधायिका के शक्ति का स्रोत है, न तो यह विधायिका के शक्ति का स्रोत है और न ही यह विधायिका की शक्ति को मर्यादित करता है।
और न ही यह विधायिका की शक्ति को मर्यादित करता है। शक्ति को न ही यह विधायिका की शक्ति को मर्यादित करता है, मर्यादित करता है। यानी कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्द न तो विधायिका को कोई पावर देते हैं, न तो शक्ति देते हैं, न तो उनकी शक्ति का स्रोत है, और न ही यह विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं, मर्यादित करते हैं, सीमित करते हैं, न ही रिस्ट्रिक्टिव करते हैं। इनको उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। तो 4 बातें मैंने सिखाई। प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप कैसे है? अपरिवर्तनीय है। यह परिवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा गारंटीकृत नहीं है, न्यायालय इसको लागू नहीं कराएगा। संसद या राज्य विधानमंडल इसके विरुद्ध कानून बना सकती है, ये संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है और ये विधायिका की शक्ति को मर्यादित भी नहीं करती है। इतनी बातें समझ में आ गई? ये पहला स्टेटमेंट आपका था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इसका मतलब उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यस, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। यस, प्रस्तावना का महत्व जब हम लोग पढ़ते हैं मेंस में, तो प्रस्तावना का यही महत्व ही है। प्रस्तावना की अगर इंपॉर्टेंस की बात किया जाए या प्रस्तावना की उपयोगिता की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यही तो इसका महत्व है। कई सारे आलोचक कहते हैं जब प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जब प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को न्यायालय लागू ही नहीं कराती, जब प्रस्तावना के विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जब प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है, जब प्रस्तावना विधायिका की शक्ति को मर्यादित भी नहीं करती, तो क्या महत्व है प्रस्तावना का, क्या इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना का। लेकिन फिर भी जब इसके महत्व की बात आती है तो हम कहते हैं भले ही प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, भले ही प्रस्तावना को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रस्तावना फिर भी बहुत महत्व रखती है भारतीय संविधान के लिए। क्यों रखती है? बताता हूं क्यों रखती है। क्योंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत है। क्योंकि प्रस्तावना ही बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। क्योंकि हमारे प्रस्तावना का पहला वाक्यांश क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो हमारे लोकतंत्रात्मक पक्ष को स्पष्ट करती है और ये बताती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, भारत की जनता ही है। प्रस्तावना कहती है हम भारत को लोग कैसा भारत बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। यानी कि भले ही प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, लेकिन प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है। क्या ये प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है, हमारे संविधान के नेचर को बताती है, जो यह कहती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को बताती है। क्या प्रस्तावना ये संविधान के उद्देश्य को बताती है कि संविधान का क्या उद्देश्य है? तो संविधान को ये 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करने का बताती है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करती है, 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख करती है, 1 प्रकार के बंधुत्व की भावना का उल्लेख करती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और 1 प्रकार की बंधुत्व की भावना है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। और ये उद्देश्य संविधान को कौन देता है, कौन बताता है? ये प्रस्तावना ही संविधान के उद्देश्य को इंगित करती है और बताती है कि संविधान क्या करना चाहता है और भारत के लिए कैसा संविधान ये गढ़ना चाह रहा है। ये प्रस्तावना ही इंगित करती है। इतना ही नहीं, प्रस्तावना ही हमारे संविधान के उद्देश्य को बताती है, प्रकृति को बताती है, इसके मूल्य को बताती है, इसके आदर्श को बताती है। अरे प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, जब न्यायपालिका भी प्रस्तावना का अध्ययन करती है, जब न्यायपालिका भी संविधान की व्याख्या करती है और किसी अस्पष्ट मामले में वह फंस जाती है, तो संविधान निर्माताओं को जानने के लिए वह प्रस्तावना का ही अध्ययन करती है। तब वह जान पाती है कि किसी विषय को लेकर संविधान निर्माता भारत के लिए कैसा संविधान गढ़ना चाहते थे, भारत के लिए कैसा संविधान गढ़ना चाहते थे। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है? यस, प्रस्तावना में ही संविधान निर्माताओं को झलक मिलती है। इसीलिए प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। जब कभी भी न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और वह व्याख्या करते समय वह संविधान निर्माताओं की मंशा को जानना चाहती है, वह संविधान के किसी और भाग का अध्ययन नहीं करेगी, वह प्रस्तावना का अध्ययन करेगी, क्योंकि प्रस्तावना में ही संविधान निर्माताओं की झलक मिलती है। इसका मतलब है कि इसका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि उद्देश्य का क्या है? प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं।
क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिणाम है। उद्देशिका उन प्रस्तावों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल उन उद्देश्यों को बताती है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की क्षमता और बंधुत्व की भावना, ये यही उद्देश्य हैं जिसको लेकर के संविधान आगे चलना चाहता है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार यानी शक्ति प्राप्त करता है। यस, ये भारतीय संविधान की शक्ति के स्रोत को बताती है। ये संविधान की शक्ति के स्रोत का परिचायक है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना का पहला वाक्यांश है विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो संविधान के शक्ति के स्रोत को बताती है कि भारत में जनता ही संप्रभु है और यही भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत भी है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये दार्शनिक पक्ष है। जब हम फैक्चुअल बात करते हैं, कितने प्रकार के न्याय है? 3, ये तो फैक्चुअल बात है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? बेरोबारी केस में, दैट इज फैक्ट। लेकिन प्रस्तावना का ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया और जो स्टोरी मैंने आपको यहां पर सुनाई, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। ये आपका कॉन्सेप्चुअल पक्ष है प्रस्तावना का। उम्मीद करते हैं और आप ये बात समझ पाए होंगे। तो भले ही प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, लेकिन फिर भी हमारी प्रस्तावना का बहुत महत्व है, क्योंकि ये संविधान के शक्ति के स्रोत को बताती है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की प्रगति को बताती है, क्योंकि ये भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि को बताती है, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य को बताती है, ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को रेखांकित करने की बात करती है। इसलिए प्रस्तावना का महत्व बहुत अधिक है। तभी तो एन पालकी वाला ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। प्रारूप समिति के सदस्य आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है। वहीं ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। इतने अलग अलग कथनों से अगर इतने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा संबोधित किया जा रहा है, इट मीन्स प्रियम्बल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, एक और सवाल उद्देशिका का है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमें यहाँ सही बताना है। यहाँ सही कथन हमसे पूछा गया है। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य संकल्प यानी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात हम करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन की। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन की बात करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, जे.एल. नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जे.एल. नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू के द्वारा, ये 13 दिसंबर 5वीं बैठक थी संविधान सभा की। ये 13 दिसंबर जो है ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? ये 5वीं बैठक संविधान सभा की थी। और ये एमपीपीसीएस में सवाल पूछा गया है। और 13 दिसंबर 1946 की 5वीं बैठक में जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जो क्या बताती है, क्या लिखा था इस उद्देश्य प्रस्ताव में? ये बताती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापित करेगा। ये भारत के लोगों के लिए कैसे न्याय होगा, कैसी स्वतंत्रता होगी, कैसे उनके व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण किया जाएगा, कैसे उनके बीच समानता होगी, इन सब सारे वर्गों की सारी बातों की चर्चा की गई थी। इसके अलावा इसी उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि संविधान
संविधान केवल एक वर्ग की नहीं, वो सभी वर्गों का संरक्षण करेगा, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, आंगल भारतीय हो, सबका संरक्षण किया जाएगा। सबकी चर्चाएं इसी उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी और उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप को ही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए हम लोग उद्देशिका प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ये सवाल भी कई बार आता है कि आप प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है। यस, प्रस्तावना जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिणाम है, ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है। इसीलिए हम लोग प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब आप स्रोत देख लीजिए, कौन कौन से स्रोत के सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिए कि स्रोत के सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या स्रोत के सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या स्रोत के सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। स्रोत के सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से रखिएगा। अगर उद्देश्य प्रस्ताव के स्रोत की बात किया जाए तो क्या क्या स्रोत पूछे जा सकते हैं। पहला एक स्रोत पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। पहला एक सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये कहां से लिया गया। फिर पूछा जाता है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये विचार कहां से लिए गए हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया था। कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। और जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका ही दुनिया का पहला विश्व का ऐसा देश है जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था और उसके बाद दुनिया भर में ये परंपरा बन गई और भारत ने भी ये विचार अमेरिका से ही लिया। और प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ये न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं। लेकिन स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका मतलब है कि इसका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआती चरण में तो प्रस्तावना असंशोधनीय रहा। क्या शुरुआती चरण की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना तो असंशोधनीय है, प्रस्तावना तो असंशोधनीय है। जब मैं आपको मैराथन कराऊंगा तो डिटेल में इसको मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं अभी केवल इतना बता रहा हूं कि आगे चल के प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया, आगे चलकर प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया और इसमें एक ही बार संशोधन किया गया है, उसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, एक समाजवाद और दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द को और तीसरा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 शब्दों को ही 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और जानकारी के लिए आप विद्यार्थियों को बता दूं कि प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से हो सकता है। क्या प्रस्तावना में अगर संशोधन करना है तो यह संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से हो सकता है। प्रस्तावना में किसी भी सूरत में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या साधारण बहुमत से प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में केवल 368 की प्रक्रिया से केवल विशेष बहुमत से ही संशोधन संभव है, लेकिन प्रस्तावना के उन हिस्सों को संशोधित भी नहीं किया जा सकता जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि वर्तमान स्थिति यह है कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन यह संशोधन करने की शक्ति जो है वह असीमित नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये भी ठीक है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है? नहीं भाई,
प्रस्तावना न्याय की बात करती है, संविधान के मूल्यों की बात करती है, संविधान के आदर्शों की बात करती है, संविधान के महत्व को बात करती है, संविधान के शक्ति के स्रोत को बात करती है, संविधान के लागू होने की तिथि की बात करती है, ये व्यक्ति की गरिमा की बात करती है, देश की एकता और अखंडता की बात करती है, बंधुत्व की भावना की बात करती है, ये स्वतंत्रता की बात करती है, ये समता की बात करती है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों को समाहित नहीं करती है। मौलिक अधिकार की चर्चा बाकायदे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिया गया है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती। हाँ, एक चर्चा हो सकती है कि प्रस्तावना में जहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है, आगे चलकर भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19 में विस्तार पूर्वक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, लेकिन प्रस्तावना अपने सभी मूल अधिकारों को अपने अंदर समाहित नहीं करती है। ये चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। 1, 2, 3 सही है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर भाई? पूरा प्रस्तावना का लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी मैराथन में डिटेल करेंगे और डिटेल करेंगे। मैराथन जब आएगा तो उसमें और डिटेल करेंगे पॉलिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकता है? ये विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण किसे प्राप्त होगा? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा है, ये समानता के अधिकार का पहला आर्टिकल मिलता है आपको। समानता के अधिकार के अंतर्गत ये पहला आर्टिकल मिलता है। हालांकि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को, शब्द पे ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, और यहां पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। व्यक्ति में नागरिक भी आता है और जो गैर नागरिक हैं, गैर नागरिक से तात्पर्य क्या होगा? जो विदेशी हैं वो भी आते हैं। कौन से विदेशी? पूरी दुनिया भर के विदेशी नहीं, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है। क्या? जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हैं, ऐसे विदेशियों को भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब यहां 4 स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों यानी कि भारतीयों और विदेशियों, नागरिक और गैर नागरिक, किसी को भी विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्टेटमेंट को बहुत आसानी से काट देंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत में रहने वाले और सभी भारतीय नागरिकों को 100% सही है। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, अरे भैया भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 14 मिलेगा लेकिन विदेशों में नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले, क्योंकि मैंने परिभाषा क्लियर कर दी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी, भारत के बाहर रहने वालों को नहीं मिलेगी। भारत का डायस्पोरा तो बहुत बड़ा है, दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नहीं सुविधा है। इसका मतलब है ये आपका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, हाँ ये तो मैंने पहले ही कह दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले, चाहे वह भारतीय हो, चाहे वह विदेशी हो, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह गैर नागरिक हो, सबको अनुच्छेद 14 का संरक्षण मिलेगा। इसका मतलब तीसरा सही है।
चौथा कह रहा है भारत में जन्मे सभी नागरिक को। भैया भारत में जन्म तो लेते हैं सब, कोई जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, कोई जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, उनको अनुच्छेद 14 की सुरक्षा थोड़ा मिलेगी? उनको अनुच्छेद 14 की सुरक्षा थोड़ा मिलेगी? भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 14 की सुरक्षा देने की गारंटी नहीं दी गई है। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनको सुविधा दी गई है। इसलिए चौथा भी गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 कितना भी गहरा पढ़ लेंगे और इस टाइप के सवाल में बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा शब्दों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कितने अर्थ छिपे हुए हैं, तब गलतियां कभी भी नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य के निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नकारात्मक है। मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है जबकि राज्य के निदेशक सिद्धांतों के पास कानूनी मान्यता होती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि राज्य के निदेशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को बिना किसी कानून की आवश्यकता के स्वतः लागू किया जाता है जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। मैं जानबूझकर इस टाइप के सवाल ले रहा हूं, क्योंकि जब तक इस टाइप के सवाल आप नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुल मिला के ये सवाल किस पर निर्भर है, यहां मैं आपको लिखूंगा नहीं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर सवाल आता है कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच क्या डिफरेंस है। क्या ये अक्सर सवाल आता है कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य जो है वह डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का सवाल है। सबसे पहला ध्यान रखें, बेसिक डिफरेंस, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, निदेशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका से लिया गया है, निदेशक तत्व का विचार आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को 12 से 35 के मध्य रखा गया, निदेशक तत्वों को 36 से 51 के मध्य रखा गया है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अब आगे गहरा सुनिए, ये हल्का था, अब गहरा अंतर सुनिएगा। मौलिक अधिकारों की प्रकृति प्रायः नकारात्मक होती है, हालांकि इनकी प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है, लेकिन प्रायः मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन निदेशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य के कृत्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। कहा जाता है अधिकार राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य ही है व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास करना और विधायिका और कार्यपालिका के शक्तियों को मर्यादित करना, या तो सीमित करना या प्रतिबंधित करना होता है। यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, और ऐसा अधिकार जो राज्य को कुछ करने से मना करे उसकी प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है, और ऐसा अधिकार जो राज्य को कुछ करने का निर्देश दे उसकी प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है। तो डीपीएसपी के तहत राज्य को कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है, राज्य को केवल निर्देश दिया गया है कि आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लाइए, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता लाइए, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन करिए, ग्राम पंचायतों का गठन करिए, रोजगार दीजिए, प्रसूति सहायता की व्यवस्था करिए, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करिए, उन कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाइए, सहकारी संस्थाओं का विकास करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण करिए, मादक पेय पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाइए, कृषि और पशुपालन का विकास करिए, पर्यावरण का संरक्षण करिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करिए। हो गया, पूरा डीपीएसपी खत्म। ये निर्देश दिए गए हैं किसको? राज्य को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करने का निर्देश है। जहां कुछ करने का निर्देश होता है उसकी प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है, और जहां करने पर प्रतिबंध होता है उसकी प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है। अतः मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं और निदेशक तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, कुछ निश्चित समय के लिए, लेकिन निदेशक तत्व जब तक हमें प्राप्त न हो जाएं वो निरर्थक ही वो निलंबित ही माने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी निलंबित है क्योंकि हमें मिल नहीं पाया। मौलिक अधिकारों का प्राप्त होना व्यक्ति की जागरूकता सजगता पर निर्भर करता है, लेकिन निदेशक तत्व का प्राप्त होना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। हम बहुत जागरूक हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम सब बहुत अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, लेकिन राज्य अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू करा कैसे पाओगे? अगर वो मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध न लगाए, उनके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध न लगाए,
तो जगह जगह आपको दिखता रहेगा। आपका ध्यान किधर है? देशी मधुशाला की दुकान इधर है। कैसे मना कर पाएंगे? कैसे अपनी आंखें आप बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, देखना पड़ेगा। ठहरिए, इधर है देशी मधुशाला की दुकान, क्योंकि राज्य ने उसको अभी तक लागू नहीं किया है। जब तक उसे राज्य लागू नहीं करेगा तब तक आप प्राप्त नहीं पाएंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों का प्राप्त होना हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श होते हैं, जबकि निदेशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श होते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, निदेशक तत्व पूरे समाज का कल्याण करते हैं। रोजगार की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। कृषि और पशुपालन का विकास होगा तो किसी एक का नहीं बल्कि सबका विकास होगा। मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के कमरे में सुरक्षा नहीं मिलेगी, पूरे समाज को सुरक्षा मिलेगी, पूरे समाज में अच्छा माहौल होगा। हो, यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे व्यक्तिगत हित की बात करते हैं और निदेशक तत्व सामूहिक हित की बात करते हैं, सामूहिक हित की बात करते हैं। और एक अंतर सुनिए, मौलिक अधिकारों पर असीमित नहीं है, इसमें युक्त युक्त निबंधन की भी प्रावधान है। मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं और यह कहा गया है अगर आप मौलिक अधिकारों का प्रयोग मनमाने ढंग से करते हैं और आप देश की सुरक्षा, संप्रभुता, मानहानि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, एकता और अखंडता को आघात पहुंचाते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों को छीना भी जा सकता है, आपके मौलिक अधिकारों को कम भी किया जा सकता है, आपके मौलिक अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है। लेकिन कब? तब जब इन अधिकारों का मनमाना प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको अधिकार, आपको स्वतंत्रता केवल उतनी ही मात्रा में दी जा सकती है जितनी की प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सके, जितनी की प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सके उतनी ही मात्रा में आपको मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता या आजादी दी जा सकती है। यानी कि मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन का प्रावधान है, जबकि निदेशक तत्व किसी भी निर्बंधनों से मुक्त है। उस पर केवल इस बात का निर्बंधन है कि वह मौलिक अधिकारों का हनन न करे और इस बात को देखते हुए वह मनमाने ढंग से निदेशक तत्वों को पालन कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह डिफरेंस है मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व के बीच। और यही हमसे सवाल पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य सर्वोत्तम अच्छी व्याख्या इन चारों में से कौन है? एक तो कह रहा है मौलिक अधिकार सकारात्मक है, ये वैसे कट गया। ये कह रहा है नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, ये भी ऐसे कट गया। नैतिक रूप से तो मौलिक कर्तव्य मान्य है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की कल्याण की बात करते हैं, राइट। निदेशक तत्व समुदाय यानी समाज के कल्याण की बात करते हैं, सामूहिक हित की बात करते हैं, दिस इज राइट। राज्य के निदेशक सिद्धांतों को बिना किसी कानून की आवश्यकता के स्वतः लागू होता नहीं, निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए प्रायः कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है और मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि जिन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन न हो पा रहा हो, जिन मौलिक अधिकारों की पहुंच नागरिकों के तक न हो पा रही हो, उसके लिए आप कानून बना सकते हैं और संसद ने ऐसा कानून बनाया है। अस्पृश्यता को लागू कराने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। अनुच्छेद 23 और 24 को लागू कराने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन बनाया गया। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम बनाया गया। कारखाना अधिनियम बनाया गया। खान अधिनियम बनाया गया। बगान श्रम अधिनियम बनाया गया। बाल श्रम निवारण अधिनियम बनाया गया। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को लागू कराने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। हालांकि ज्यादातर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर सी हो गया। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल कराते हैं। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल कराते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव की अपेक्षा रखता है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का अपेक्षा रखता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है। ये राज्य को निर्देश दिया गया है। 48A हमारे मूल संविधान में नहीं था। 48A को कब जोड़ा गया? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है।
और भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा रखता है। ये एफडी का हिस्सा है। हालांकि एफडी को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और 48A में क्या कहा गया है? पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। और एफडी में कहा गया है कि हम क्या करें? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। पर्यावरण का संरक्षण करने का हमें भी कर्तव्य दिया गया और कहा गया है कि हम प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें? दया का भाव रखें। बहुत सारे कर्तव्य सौंपे गए हमें संविधान का पालन करने के लिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करने की बात कही गई है। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने का दायित्व दिया गया है। देश की संप्रभुता की रक्षा करने की हमें कर्तव्य सौंपे गए हैं। देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने की हमें कर्तव्य सौंपे गए हैं। देश की सेवा के लिए और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहने का कर्तव्य हमें सौंपा गया है। साथ ही साथ समान भातृत्व की भावना जो किसी भी भाषा, वर्ग, क्षेत्र से परे हो और महिलाओं को सम्मान के लिए जो प्रथाएं हैं जो उनके सम्मान के विरुद्ध में है, उन प्रथाओं को त्याग करने की बात की गई है। मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास की बात की गई है। गौरव और जो हमारी बहुलवादी संस्कृति है उसके संरक्षण की बात की गई है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने की बात कही गई है। कंपोजिट कल्चर को संरक्षण करने की बात कही गई है। साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और साथ ही साथ अभिभावकों को दायित्व दिया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें? शिक्षा का उचित माहौल दें। और हमें भी कहा गया है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, हिंसा से दूर रहें, देश की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहें, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, अपने कंपोजिट कल्चर को संजोए रखें और उसका संरक्षण करें। ये सारे कर्तव्य हमें सौंपे गए जो हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जो हमारे अंदर अनुशासन लाते हैं, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं और जो राष्ट्र की भावना का विकास करते हैं। ये प्रवर्तनी तो नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। यानी कि मौलिक अधिकार हमारा भौतिक और नैतिक विकास करते हैं और राज्य के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। निदेशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं आपको लोगों के लिए क्या करना है, और मौलिक कर्तव्य हमें यह ड्यूटी देते हैं कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो हमें अधिकारों के साथ साथ निर्देशों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो इसका मतलब है ये पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है और इसका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है और सही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो मैंने आज लिखने का काम कम किया, समझाने का काम ज़्यादा किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे बच्चों को इस टाइम पढ़ा रहा हूँ जो 10 दिन बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो 10 दिन बाद एग्जाम देने जा रहे हैं ना, वो पॉलिटी पढ़ के बैठे हैं, लेकिन उनके पॉलिटी की हमें उनके दिमाग की वो बत्ती खोलनी है जहां से उनको पॉलिटी और बड़े पैमाने पर दिखे और बड़े कैनवास पर दिखे, जहां पर वो पॉलिटी को महसूस कर पाए, जहां पर वो पॉलिटी के रस के निचोड़ पाए। हम वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो मैराथन आएगा पढ़ाने के लिए। जब हम लोग क्लास में पढ़ाते थे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें सिखाते हुए तब हाई लेवल तक जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हम एक ऐसे लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जहां खोखलापन है, जहां गैप है, जहां डाउट्स है, उसको हम बच्चों का क्लियर कर पाएं, जिससे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बच्चों का अच्छा हो पाए। इसलिए मैं ज़्यादातर डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है यही समझने की ज़रूरत है, यही स्टोरी सुनने की ज़रूरत है आपको, जो मैं काम अभी कर रहा हूँ ना, क्योंकि लिखने में समय अधिक जाता है और चीज़ें उतनी जल्दी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और स्टोरी आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर करती होंगी। तो ये तरीका कैसा रहा और आज के क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने सीखे, क्या सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, जितना कुछ मैंने समझाया सब अच्छे से समझ में आया? कमेंट करके अपने फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली कक्षा में, और जल्दी ही मैं पॉलिटी का एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें आईएएस और पीसीएस के सभी क्वेश्चनों को आधार बनाकर पूरे पॉलिटी का कंप्लीट ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम करंट अफेयर के मैराथन में आपके लिए लगातार करंट अफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मन से मेहनत करिए, जरूर जीतेंगे आप। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।